टेक्निक टू ओवरकम चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करना है। तो सबसे पहला हमारा जो चैलेंज था वो टाइम मैनेजमेंट था कि भाई टाइम मैनेजमेंट से हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। तो सबसे पहले वेयर रिस्ट वॉच, यार घड़ी नहीं भूल जानी यार, रिस्ट वॉच। अक्सर स्ट्रेस में गए, रात भर जाग कर गए, फाइनल में अरे यार रिस्ट वॉच में भूल गया, मतलब समझ लो आपने अपना आधा टेंशन अपने हाथों से क्या किया है, क्रिएट किया है। और वो रिस्ट वॉच ना होने की वजह से आप समझ लो आपका पूरा एक साल जाया हो सकता है, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट पूरी रिस्ट वॉच पर डिपेंड कर रही है। बात ध्यान में रखिएगा, आपकी पूरी टाइम मैनेजमेंट रिस्ट वॉच पर डिपेंड कर रही है। लिख लेना कि फाइनल पेपर में ये भूलना नहीं है, लिख लेना कि वो घड़ी सही तरीके से काम करनी चाहिए। पहले से एक अच्छी सी वॉच जो है रिस्ट वॉच लेकर आप रख लें, जो कि फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट में लेकर जानी है। ऐसा ना हो कि इसमें सेल कम हो गया था, सही काम नहीं कर रही, खराब हो गई थी, टेस्ट से पहले पानी में गिर गई थी। रिस्ट वॉच आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से जरूरी है। दूसरी मैं टिप दूंगा, रीच एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, वक्त से पहले पहुंच जाना। टेस्ट से पहले जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहुंचोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। फिर आपने क्या करना है, आपको मालूम है एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कितने हैं, एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 सेकंड्स का आपने मार्जिन रखना है। और इस हिसाब से आप जो है वो एमसीक्यू क्या करना शुरू करेंगे, आप एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो रिस्ट वॉच को देखते रहेंगे और इस हिसाब से करते रहेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि मेरे पास अब कितना टाइम है और कितने एमसीक्यू करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगी। अगर रिस्ट वॉच नहीं होगी तो एंड में पता चलेगा कि यार 100 एमसीक्यू पर आपने क्या कर दिए, 2 घंटे लगा दिए। अब अगले आधे घंटे में आपने क्या करने हैं, 100 एमसीक्यू करने हैं और फिर तुक्के लगाना शुरू कर दोगे और आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी। तो रिस्ट वॉच की टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, भूलना नहीं है। दूसरा प्लानिंग में आपको ये डिसाइड करना था ना कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना चाहिए, किस किस्म के एमसीक्यू जो है वो सबसे पहले करने चाहिए। तो मैं अपनी टेक्निक दूंगा, आपको हर टीचर ने अलग अलग टेक्निक दी होगी, आपकी मर्जी है आप किसी पे भी अमल करें। तो पहला शॉर्ट एमसीक्यू एंड शॉर्ट डेफिनेशन टाइप एमसीक्यू शुड सॉल्व फर्स्ट। आपने जैसे ही पेपर शुरू किया ना, अब सब्जेक्ट आपके ऊपर है, बेशक फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो या बायोलॉजी करो, आपने वो एमसीक्यू पहले करने हैं जो शॉर्ट डेफिनेशन टाइप है। रिकॉल मेमोरी जैसे होता है ना, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, देख के पता चल गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, फौरन मार्क किया। तो ऐसे एमसीक्यू जो होते हैं ना, ये 15-15 सेकंड, 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड में हो जाते हैं कि हाउ मेनी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर थे। इसी तरीके से वो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रिलेशन बताता है वो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो वो डेफिनेशन टाइप्स के जो सवाल होते हैं ना, शॉर्ट एमसीक्यू, वो सबसे पहले करो। जो एमसीक्यू साइज में बहुत बड़ा दिखता है ना, एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, केस स्टडी दी हुई है, उसको आप बाद पे रखो, क्योंकि वो आप स्टार्ट में जब आप केस स्टडी टाइप के सवाल को देखते हो ना तो आप प्रेशर में होते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट गेम की अगर बात कर लो तो कभी आपको किसी बैट्समैन को आपने देखा है कि स्टार्ट में आते ही वो पहली बॉल पे सिक्सर खेलता, तो आप बोलेंगे शाहिद खान अफरीदी, बिल्कुल सही है, पहली बॉल पे छक्का मारते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। उस परफॉर्मेंस को हर कोई तुक्का परफॉर्मेंस कहता है, चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली। सही है भाई, मैं तनकीद नहीं कर रहा, शाहिद अफरीदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन सिर्फ बताने जा रहा हूं कि प्लानिंग के बगैर आपने बैटिंग देखी होगी, और यही प्लानिंग के साथ बैटिंग आपने विराट कोहली की देखी होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की देखी होगी। पाकिस्तान में आपने जो है वो बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी अगर आपने देखी होगी प्लानिंग के साथ चलते हैं। स्टार्ट में सिंगल डबल, स्टार्ट में 1-2 ओवर तक वो सिंगल डबल खेलते हैं, फिर जैसे ही पिच समझ में आ जाती है, फिर जैसे ही बॉलर समझ में आ जाता है, फिर वो ड्राइव करते हैं, चौके खेलते हैं, सिक्सर मारते हैं, ये करना है। तो सेम आपकी प्लानिंग जो होगी, स्टार्ट में सिंगल डबल खेलो। सिंगल डबल क्या है, आपकी एप्टीट्यूड का, एमकेट का, याद रखिएगा एमकेट की मिसाल सिर्फ क्रिकेट गेम की मिसाल रख लो। वो एक दिन होगा जो आपके करियर का क्या करने का फैसला करेगा। उस एक दिन के अंदर या तो सेंचुरी लगा कर आओगे, मैन ऑफ द मैच बनकर आओगे, या उस एक दिन के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेयर भी 0 पर आउट होकर आता है। आपने अक्सर देखा होगा, क्या क्रिकेट में बैट्समैन जब ग्राउंड में आता है, क्या देखने से पहले हम बता सकते हैं कि ये सेंचुरी आज लाजमी करके आएगा? हाँ, अंदाजा होता है कि अच्छा प्लेयर है, अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि आज ये मैन ऑफ द मैच बनकर जाएगा। या एक दरमियाना प्लेयर होता है, नया प्लेयर आया जिसका एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बनकर चले जाता है, और उसी टीम के जो वो बहुत बड़े नाम वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो उस दिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो सेम एमकेट की मिसाल यही है, आपने पहले सिंगल डबल खेलना है,
जिसे कहते हैं ना पिच को अंडरस्टैंड करना है, बॉलर को अंडरस्टैंड करना है, तो आपने शॉर्ट एमसीक्यू, शॉर्ट डेफिनेशन टाइप के जो सवाल होंगे वो क्या करना शुरू करोगे, पहले से करना शुरू करोगे। आपको पेपर के बारे में क्या हो जाएगा, आइडिया होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से लेंथी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू शुड बी इन द एंड। अक्सर क्या होता है, लेंथी न्यूमेरिकल हमें पता ही नहीं होता, हम 4-4 मिनट लगा रहे हैं, जबकि हमारे पास एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो 40 सेकंड है। अब वो लेंथी न्यूमेरिकल है, हम उसका डेटा बना रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता वो एक एमसीक्यू 2-2, 3-3 मिनट, एक अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 2-2, 3-3 मिनट ले रहा होता और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। और फिर फाइनल में क्या होता है, वो एमसीक्यू जो डेफिनेशन टाइप थे, शॉर्ट थे, जो हम हर हाल में कर लेते, वो सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला। तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली प्लानिंग ना होने की वजह से लास्ट टाइम ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, सर 10 एमसीक्यू रह गए, आखिर के 20 एमसीक्यू मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, सिंपल तुक्के मार के आ गया, ए लिख कर आ गया, सब में बी लिख कर आ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आपने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत ऐसे जाया ना हो। तो प्लानिंग आपकी हो कि मैं कैसे एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से एमसीक्यू मुझे आखिर में करने हैं, तो ये आपकी पहले से प्लानिंग होना जरूरी है। फिर इसी तरीके से तीसरा जो चैलेंज था वो था प्रॉपर रिवीजन। अब हमें जो प्रॉपर रिवीजन जो करना है वो क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन तमाम चीज़ की हमें प्रॉपर रिवीजन चाहिए थी। हमें मालूम है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा तो हमारे बहुत से एमसीक्यू क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4 होती है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा। अगर किसी ने इतना पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, कितनी है वो नहीं पता, अब वो फाइनल पेपर में सोचता रहेगा, 4 का ऑप्शन भी है, 3 का भी है, 2 का भी है, 1 का भी है, तुक्का लगा कर आ गया, लेकिन उसका पढ़ने का फायदा हुआ क्योंकि उससे कच्चा पक्का पढ़ा था, मेहनत तो जाया होगी ना। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करनी। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, 80 to 90% एमसीक्यू विल कम फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। 80 to 90% जो चीजें हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। रिवीजन में आपने जो है फिजिक्स में अच्छे से फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, रिलेशन अच्छा सा बना लोगे, न्यूमेरिकल अच्छा सा सॉल्व कर लोगे। सेम केमिस्ट्री में भी क्या करना है, आपने यही करना है। 80 to 90% बेसिक चीजें हैं। आप क्या करते हो, पेपर के आखिर दिनों में कोई रेयर किस्म का रेड स्पॉट का एमसीक्यू निकाल कर आप जो है वो क्या कर रहे होते हो, उसको सॉल्व कर रहे होते हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो। टीचर ने कहा था आसान एमसीक्यू तो हर कोई सही कर लेता है, मुश्किल एमसीक्यू फैसला करेगा ये। तो इस आखिर अमल पर आपकी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से इस 80 to 90% जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यू हैं, जिसमें आपने हर हाल में सारे सही करके आने चाहिए थे, उसमें भी आपने 10 से 20% एमसीक्यू क्या कर दिए हैं, गलत कर लिए हैं। अब रेड स्पॉट के एमसीक्यू के पीछे भागो, जो टीचर ने आपको जो है वो स्ट्रेस दिया था, टेंशन दिया हुआ था, अब उस टीचर की मिस गाइडेंस की वजह से क्या हो गया, आपका पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं 80 to 90% एमसीक्यू विल कम फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। आप बेसिक मोटी मोटी चीजें जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लें, आखिर दिनों में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले बेशक आप प्रैक्टिस करें, लेकिन आखिर दिनों में जो बच्चा करता है ना रेड स्पॉट के एमसीक्यू, टेक्निकल चीजें बस उस पर लगा हुआ है, बेसिक चीजें कच्ची पक्की हैं, बस वो करता जा रहा है। टीचर ने कहा था आसान एमसीक्यू सब कोई हर कोई कर लेगा, मुश्किल एमसीक्यू जो होंगे वो फैसला करेंगे। तो बेटा आसान एमसीक्यू में आपने विकेटें गिरा दी अपनी, वो गलत सलत करते जा रहे हो। और रेड स्पॉट के एमसीक्यू क्या आपको लगता है आप तीर मार लोगे वहां, नहीं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन बहुत पक्का होना चाहिए। आपको छोटी छोटी जो वैल्यू एप्टीट्यूड में पूछी जाती है वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए। वो जब हो जाए, एंड इफ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो भले आप देखते रहो, लेकिन मैं आपको कहता हूं 80 to 90% एमसीक्यू जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ से हैं। तो रिवीजन में बेसिक चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। चौथा चैलेंज आपके पास था रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करें, तो इस रिड्यूस स्ट्रेस के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा प्रॉपर स्लीप। इस पॉइंट पे आता हूं, प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे 10 आवर्स की स्लीप होना जरूरी है। आप क्या करते हो, पूरी रात जागते हो, बस एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद मैं घर जाके आराम से सोऊंगा। तो बेटा ये रट्टा वाला पेपर नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरह ये एग्जाम नहीं है, ये आपके डिसीजन मेकिंग का पेपर है। क्या है ये, आपका डिसीजन मेकिंग का पेपर है। आपने फैसला किस तरीके से किया है, इस वक्त एमसीक्यू होंगे, चॉइसेस होंगी, आपने फैसला करना होगा करेक्ट ऑप्शन का। तो उसके लिए आपकी नींद जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। कम अज कम आप नॉर्मली 8 घंटे सोते हो ना, वहां उस दिन 10 घंटे सोकर आना। और 10 घंटे सोने के बाद टी और कॉफी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा करें। आप जो है वो पेपर से पहले एक अच्छी सी चाय, एक अच्छी सी कॉफी, वो चीज़ आप जो आपके दिमाग को फ्रेश कर देती है ना वो। और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्जाम के दिनों में बीमार हो जाते हैं,
कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाता है, एक तो नींद आ रही होती है, दूसरा सर दर्द शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, और ये हेडेक इतना खराब साबित हो जाता है कि आपको एमकेट के पेपर में आपको कंफ्यूज कर देता है, एमकेट के पेपर में आपके स्ट्रेस को इतना बढ़ा देता है कि आपकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा तैयारी होने के बावजूद भी आप क्या हो जाते हो, परेशान होते हो। तो इसके लिए हर स्टूडेंट के लिए नहीं, मेडिकेशन में इसके लिए नहीं, लेकिन इसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इफ़ यू हैव हेडेक, टेक टेबलेट पेनाडोल एक्स्ट्रा। पेनाडोल एक्स्ट्रा जो है वो अक्सर मैंने टॉप स्टूडेंट को खाते हुए देखा है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बहुत से जो चैंपियन स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, तो अक्सर मैंने उनको देखा था कि एग्जाम से पहले जब हेडेक होता था तो वो हेडेक को रिड्यूस करने के लिए क्या करते थे, पेनाडोल एक्स्ट्रा खाते थे। क्या एडवांटेज है, पेनाडोल में जो पैरासिटामोल ड्रग है वो आपके हेडेक को क्या कर देगी, कम कर देगी, और एक्स्ट्रा में क्या है, कैफीन है, ये चाय का काम करेगा, टी या कॉफी का काम करेगी, नींद उड़ा देगी आपकी। वरना क्या होता है, पेपर से पहले जो है वो हेडेक तो रिड्यूस हो गया, अब सर दर्द हो रहा था ना, आपने सर दर्द के लिए सिर्फ पेनाडोल खाई, सर दर्द जैसे ही आपका कम हो गया तो आपका दिमाग रिलैक्स हो गया, और दिमाग रिलैक्स हो गया, अब क्या होना शुरू हो गया, दूसरी मुसीबत, नींद आना शुरू हो गई। पेपर आप देख रहे हो, पेपर देखते वक्त आपकी आंखें क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो इसीलिए अगर बहुत से बच्चे जिनका पूरी रात सर दर्द रहता है एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से, वो सिर्फ पेनाडोल खाते हैं तो अक्सर उनको नींद आना शुरू हो जाती है। तो नींद उड़ाने के लिए पेनाडोल एक्स्ट्रा का इस्तेमाल आप करेंगे तो कैफीन आपकी नींद उड़ा देगा, पैरासिटामोल आपका हेडेक को कम करेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए रीच एग्जामिनेशन सेंटर 1 आवर बिफोर, 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाओ। जो सीट है वहां आपको तकरीबन आधे घंटे पहले ही पहुंचा देंगे, सीट पे बैठोगे। स्टार्ट में आपको स्ट्रेस होगा, घबराहट होगा कि यार कुर्सी में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट आप यहाँ वहाँ नजरें दोहराओगे ना, आप क्या करोगे, नजरें अगर घुमाते जाओगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी आपकी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। बेचैनी जो होगी ना, घबराहट जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी बेहतरीन टिप है। वरना क्या होता है, फौरन भागे भागे आखिर टाइम में आप पहुंचे हो तो उसमें क्या होता है, आप वहां पहुंचते ही घबराहट का शिकार हो, और घबराहट का शिकार हो और आपसे क्या कर दिया गया, पेपर हाथ में दे दिया गया। अब आपका दिमाग सुन क्या करे, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाओ ताकि आप जिस सीट पर आपने एग्जाम देना है उस पर क्या करो, आप जो है वो अच्छे से जो है वो बैठ जाएं और बैठकर अपने आप को रिलैक्स कर सकें। दूसरा, जूस और बबल गम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन सेंटर में बबल गम खाने की इजाज़त है तो। अक्सर बबल गम खाने की इजाज़त होती है, वो मना नहीं करते, तो बबल गम या जूस टाइप की चीज़ रखें, क्योंकि पेपर के दौरान जो है ना अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा आपको जो है वो माइंड चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें अक्सर फ्लेवर होता है ना, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। पानी की एक बोतल अच्छी से रखो अपने पास, पानी की क्या होता है, अक्सर प्यास लगना शुरू हो जाती है, तो अब आप वहां से जाते हो आते हो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है ना पानी पीने में। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, आइडियली आपके पास एक जूस होना चाहिए, बबल गम टाइप की चीज अगर खाने की इजाजत है तो वो भी रख सकते हो। बबल गम खाओगे तो इससे आपको फ्लेवर मिलेगा, माइंड चेंज होता रहेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप पेपर अपने स्ट्रेस को क्या कर सकोगे, कम कर सकोगे। पांचवी चीज, इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बात आ रही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, बिलीव ऑन योर डेस्टिनी। अपनी किस्मत पे भरोसा रखो। यार अगर किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। ये बात आपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर अपने आप से कहनी है कि अगर आपको डॉक्टर बनना, आपकी किस्मत में सर्जन बनना, आपकी किस्मत में अगर डॉक्टर बनना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। ये आपने उस सीट पर बैठकर कहना है। दूसरा, बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क। अपने आप से कहना है कि आपने जितनी मेहनत करनी थी वो आप कर चुके हो, और अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में रखा है डॉक्टर बनना तो वो उस मेहनत का सिला आपको आज मिलना है। बिलीव ऑन योर प्रेयर्स। अपनी दुआ पे भरोसा रखना। पेपर से पहले क्या करना, अच्छे से दुआ कर लेना, पेपर से पहले अच्छे से दुआ कर लेना। और दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का, देखो ये चीजें होती है ना आपको मजबूती देंगी, वरना डरोगे ना, क्या होगा, जिंदगी मौत का मसला बना लोगे ना, याद रखना, डू और डाई वाली सिचुएशन बना ली ना, मसला आएगा। जिंदगी मौत का मसला है, खानदान में क्या होता है ना, बात सोचते हैं अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो कजन को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी कजन हंसेंगी। खाला भी पूछ रही थी कि यार एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या था, इसने तो बहुत तैयारी की थी, क्या स्कोर बना, दोस्तें क्या सोचेंगी, ये तो इंटर में 85% लेकर आई है, अगर इसका स्कोर अच्छा नहीं आया तो दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगी या मुंह दिखाऊंगा। तो यही चीजें ना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देती है। सिंपल बात,
भाई किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है, होगा, मेहनत की है, इंशाल्लाह अगर ये फील्ड मेरी किस्मत में है तो मुझे जरूर सिला मिलेगा। प्रेयर दुआ अच्छी से कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से अच्छी से दुआ करवाइएगा, पेपर से पहले आप अच्छी से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अगर ये नसीब में फील्ड मेरे लिए अच्छी है तो मुझे जरूर कामयाब करवा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अच्छा तरीका है डू अपीयर इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, जो फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसमें अपीयर हों, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से फाइनल, जैसे हमने भी मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट की हुई है जिसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है, उसमें अगर जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरी डिटेल बताई है। तो उस मॉक टेस्ट करवाने का मकसद जो होता है वो ये है कि प्रैक्टिस करवाना, कि भाई फाइनल टेस्ट में जो है वो जिस तरीके से इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सवाल आते हैं, सेम इसी तरीके से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सवाल जो है वो हमने क्या किए हुए हैं, तरतीब दिए हुए हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो उस फाइनल एग्जाम के अंदर क्या करें, अपीयर हो, ताकि उस फाइनल एग्जाम में जब स्टूडेंट अपीयर हो तो वो पहले से आती है, उसको पता है, उसकी प्रैक्टिस हो कि मैंने पहली बार मॉक टेस्ट के अंदर जब वो फिजिक्स पहले किया था तो वो फैसला मेरा अच्छा नहीं था, अब की बार जब मैं बायोलॉजी पहले करके देखता हूं तो मैं टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, या अब की बार इंग्लिश, या अब की बार केमिस्ट्री। अपने आप के जो है वो स्ट्रेटेजी चेंज करके आप जरूर देखिएगा कि कौन सी प्लानिंग आपके लिए बेस्ट रहती है। तो ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत सी अहम बातें हैं जो स्टूडेंट के लिए सुनना बहुत जरूरी थी, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे, अपनी एक प्लानिंग तरतीब देंगे, अपने स्ट्रेस को कम करेंगे। इन चीजों पर अमल करते हुए आप अपना एक बेस्ट स्कोर जो है वो करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।